नमस्कार। उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि उपचुनाव को लेकर कई राज्यों में वोटिंग खत्म हुई है। 31 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकड़ा रहा है और इन राज्यों पे कहां किसका पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि बिहार में तो अगले साल विधानसभा चुनाव है और बिहार को लेकर माना जा रहा है कि ये जो 4 सीटें हैं वो निर्णायक मानी जा रही है। आखिर कहां किसका पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि जिसका से ताजा आंकड़े यहाँ पर इन राज्यों को लेकर सामने आ रहे हैं और उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा वो काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन राजस्थान से अगर बात किया तो बात करते हैं राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हुई है और हर एक विधानसभा सीट का संपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है कि आखिर जो है किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आया है, वोट परसेंटेज के हिसाब से और वर्तमान जो स्थिति रही है उस आधार पर किसका पलड़ा भारी नजर आया है। हालांकि सत्ता पक्ष को हमेशा उपचुनाव का फायदा मिलता है। तो झुंझुनू विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2023 में यहाँ झटका लगा था। 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीट को हार गई थी, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने गद्दावर नेता यानी राजेंद्र बांबू को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अमित ओला और निर्दलीय के तौर पर भी चुनावी उम्मीदवार रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर वोट परसेंटेज भी कम देखने को मिला है। 2023 में यहाँ 71% चुनाव यानी वोटिंग हुई थी और इस बार 66% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। और माना जा रही आंकड़ों के हिसाब से यहाँ कांग्रेस के अमित ओला का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देते नजर आए हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण सीट है सलूम्बर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर रेशमा मीणा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने शांता मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन 2023 में यहाँ 71% मतदान और 2024 यानी उपचुनाव में यहाँ पर 67% मतदान यानी 4% कम मतदान देखने को मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर 2023 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और यहाँ पर अमृतलाल मीणा का निधन के चलते सीट खाली हुई है और कहीं न कहीं इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। और सलूम्बर विधानसभा सीट पर बीजेपी की शांता मीणा यहाँ पर जो है उम्मीदवार, उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया, जिस करके आंकड़े यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जबकि दौसा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जाए तो सीट पर यहाँ किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन चुनावी मैदान में है और यहाँ पर कांग्रेस ने दीनदयाल डराबा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है प्रत्याशी थी जगमोहन को टिकट दिलवाने के लिए किरोड़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और पिछले विधानसभा चुनाव में भी जगमोहन का टिकट एन वक्त पर कट गया था, लेकिन इस बार उन्हें यहाँ पर टिकट मिला है। तो माना जा रहा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने गद्दावर नेता जगमोहन मीणा का पलड़ा भारी नजर आया। हालांकि विधानसभा चुनाव 2023 के मुकाबले इस बार 62% ही मतदान देखने को मिला, यानी करीब यहाँ पर जो है 12% कम मतदान देखने को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी को दौसा विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जबकि रामगढ़ विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी यहाँ पर बीजेपी ने सुखवंत सिंह और कांग्रेस ने आर्यन जुबेर को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर 2023 के मुकाबले 2% वोट परसेंटेज कम देखने को मिला है। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पिछले चुनाव में बागी सुखवंत सिंह को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और जिसका नुकसान उनको पिछले चुनाव में देखने को मिला था। और अगर बात की जाए तो आजाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और यहाँ पर करीब 74,000 से ज्यादा वोट पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी आहूजा तीसरे नंबर पर रहे थे। तो कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की थी। तो इस बार भी कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन जुबेर यहाँ पर सीधे तौर पर जो है पलड़ा उनका भारी नजर आ रहा है। 84 विधानसभा सीट की बात की जाए तो 84 विधानसभा सीट पर करीब 2023 में 82% वोट शेयर था, इस बार 74% करीब 8% की कमी देखने को मिली है। और 84 विधानसभा सीट को लेकर जो आंकड़े हैं वो बीएपी पार्टी यानी अनिल कटारा के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर जो सामने आ रहा है। खीपसर विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रेवंत राम डांगा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर रतन चौधरी और यहाँ पर आरएलपी ने यहाँ पर कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में रेवंत राम डांगा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हनुमान बेनीवाल के सामने बेहद नजदीकी के मुकाबले में वो चुनाव हार गए थे। तो उपचुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से यहाँ पर अपना दाव खेला है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस कहा से यहाँ पर आंकड़े हैं आरएलपी ने सीट पर जीत हासिल की थी। और यहाँ अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर आरएलपी कनिका बेनीवाल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जबकि देवली उनियारा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 2023 में 73% मतदान, इस बार 65% मतदान देखने को मिला है, 8% की कमी देखने को मिली है। बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर तो कांग्रेस ने
केसी मीणा और निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा चुनावी मैदान में हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट से अगर बात की जाए राजेंद्र गुर्जर जो है इस सीट पर अगर बात की जाए तो पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर सिंह को फिर से मौका दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा की टिकट पर वो चुनाव लड़कर जीते थे, लेकिन 2023 में भाजपा ने उनका टिकट काटकर वेशला को दिया था और यहाँ पर विजय कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा ने यहाँ पर चुनाव हार गए। अब उपचुनाव में भाजपा ने एक बार से राजेंद्र गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस सीट पर अगर बात की जाए तो निर्दलीय कहीं ना कहीं यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं और यहाँ पर निर्दलीय नरेश मीणा विशेष भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर राजस्थान की 7 विधानसभा सीट पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। आखिर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि बिहार काफी महत्वपूर्ण है और बिहार की 4 विधानसभा सीट को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी को लेकर ये 4 सीटें काफी महत्वपूर्ण रही हैं। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस मुकाबले 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें कम मतदान देखने को मिला है। तरारी विधानसभा सीट पर 50% यानी करीब 5% वोट परसेंटेज कम देखने को मिला। बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ की बात की जाए तो इन तीनों विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर कम वोट परसेंटेज देखने को मिला है। अब इसका नुकसान किसे हो सकता है, किसे से फायदा मिलने जा रहा है। तो बिहार की अगर बात की जाए तरारी विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो इस बार त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिली है और जहां 2020 के मुकाबले यहां 50% ही मतदान देखने को मिला है। सीट की अगर बात की जाए तो बक्का माली विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने से सीट खाली हुई है और अगर बात की जाए तो किरण सिंह है यहाँ पर जन स्वराज प्रत्याशी, जो की अगर बात की जाए तो इस बार नई पार्टी बनी है और यहाँ पर जो प्रशांत किशोर है जो राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है और अपने उम्मीदवार भी इस बार उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में रहे थे, जबकि राजू यादव महागठबंधन प्रत्याशी और विशाल प्रशांत एनडीए प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे। लेकिन राजू यादव का पलड़ा यहाँ पर जो है सीधे तौर पर तरारी विधानसभा सीट पर भारी नजर आया है। बेलागंज की अगर बात की जाए तो सीट को लेकर जो है 61% के मुकाबले इस बार 56% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। 2020 में करीब यहाँ 61% और इस बार जो चुनाव हुआ उसमें 56% वोट देखने को मिले हैं। यहाँ पर भी त्रिकोणीय टक्कर में मोहम्मद अजमत जन स्वराज पार्टी और विश्वनाथ कुमार सिंह यहाँ महागठबंधन प्रत्याशी और मनोरमा देवी यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे हैं। और इस सीट पर बात की जाए तो आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। तो माना जा रहा है कि महागठबंधन का बेलागंज विधानसभा सीट पर पलड़ा भारी नजर आया, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इमामगंज सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 58% मुकाबले 51% ही यहाँ पर मतदान देखने को मिला है और हम विधायक जीतनराम मांझी के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। यानी यहाँ पर बात की जाए तो त्रिकोणीय टक्कर में जितेंद्र पासवान जन स्वराज प्रत्याशी, रोशन मांझी महागठबंधन प्रत्याशी और दीपा मांझी यहाँ पर एनडीए गठबंधन। तो इस सीट पर सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अब जीतनराम मांझी यहाँ पर एनडीए में है और सीधा तौर पर इसका फायदा उनको विधानसभा में मिल रहा है। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कम मतदान 2020 के मुकाबले इस बार 54% मतदान देखने को मिला है। आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। और यहाँ त्रिकोणीय टक्कर में अगर बात की जाए सुनील कुमार सिंह यहाँ पर जन स्वराज पार्टी और अजीत कुमार सिंह यहाँ महागठबंधन प्रत्याशी और अशोक सिंह यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन आरजेडी से अगर बात की जाए तो यहाँ पर अजीत कुमार सिंह का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो यहाँ पर आंकड़े देखने को मिल रहा है। नहीं, रामगढ़ में बात की जाए तो इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जो सीटों का विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1 सीट तो मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर जो है वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो विजयपुर में करीब 77.32% और बुधनी में यहाँ पर बात की जाए तो 77.85% और छत्तीसगढ़ की जो सीट है वहां पर 50% यहाँ पर वोट परसेंटेज देखने को मिला है। विजयपुर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर रही है। और अगर बात की जाए तो विजयपुर में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2000 जो यहाँ पर 23 का चुनाव था वहां पर, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दिया, इस कारण से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। और विजयपुर सीट को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया, क्योंकि यहाँ बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। बुधनी विधानसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर रमाकांत भार्गव बीजेपी प्रत्याशी तो राजकुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी के बीच यहाँ पर मुकाबला देखने को मिला है। यहाँ 77.85% यहाँ पर वोट परसेंटेज देखने को मिला है। लेकिन बुधनी विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। यानी दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि बंगाल की भी यहाँ पर बात की जाए तो 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से उपचुनाव में कई सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। अभी कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर राज्य है
क्योंकि यहां 48 विधानसभा सीटों पर जो है इस बार उपचुनाव की घोषणा हुई है। पहले चरण में 13 नवंबर को और दूसरे फेज में यहां पर बात की जाए तो 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग हुई है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर देखने को मिली उपचुनाव को लेकर। यहां पर किस राज्य में किस विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, उपचुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश की भी 9 विधानसभा सीटों को लेकर भी हर एक सीट का संपूर्ण गणित दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।